नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है एनआरआई को म्यूचुअल फंड पर नहीं लगेगा कोई भी कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों, अगर आप एनआरआई है यानी नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में अगर आप यूनिट्स बेचते हैं म्यूचुअल फंड के तो अब आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, जो भी एनआरआई है जिन्होंने यहां पर डेप्थ फंड में निवेश किया है यानी डेप्थ म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, या फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, आपने इक्विटी फंड यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, तो एक लेटेस्ट आईटीएटी का डिसीजन आया है और इस डिसीजन के तहत अब यहां पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो यहां पर दिया गया है, मार्च 2025 का ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो क्या है ये पूरा जजमेंट जिसमें एनआरआई को यहां पर फायदा होगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो यहां पर जो है आपको बिल्कुल भी कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। क्या है पूरा डिसीजन, क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं एनआरआई द्वारा म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स। आईटीएटी का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया है। तो केस है ये आईटीएटी मुंबई का। इसमें केस में जो एसएससी है वो है अनुष्का संजय शाह वर्सेस आईटी ऑफ महाराष्ट्र के अगेंस्ट यहां पर केस किया गया है, अपील करी गई है। जो है आईटीएटी नंबर जो है 174 मुंबई 2025 26 मार्च 2025 को यहां पर डिसीजन आया है और ये जो केस है वो रिलेवेंट है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। अब इस केस में हुआ क्या है, सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट ऑफ द केस के बारे में। तो जो भी एसएससी है यानी अनुष्का जो है, जिन्होंने अपनी आईटीआर फाइल करी थी और उस आईटीआर में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो हुआ था उन्हें म्यूचुअल फंड से, तो एक तो हुआ था उन्हें डेप्थ फंड से और दूसरा यहां पर गेन हुआ था उन्हें इक्विटी फंड से। तो डेप्थ फंड से उन्हें यहां पर हुआ था 88,75,230 का यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था और इक्विटी फंड से यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड से उन्हें हुआ था 46,91,140 का। अराउंड टोटल हुआ था 1,35,66,370 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर यूनिट्स जो है वो बेचे थे, यूनिट्स ऑफ सेल फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो यहां पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था। अब यहां पर अनुष्का का यह कहना है कि वो जो है वो रेसिडेंट है सिंगापुर की, सिंगापुर की उसकी रेसिडेंसी है और यहां पर ये पूरा का पूरा जो कैपिटल गेन है वो यहां पर टैक्स्ड चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आर्टिकल 13 के अंदर साफ साफ कहा गया है, आर्टिकल 13 ऑफ टैक्स ट्रीटी जो है जिसके अंदर यहां पर उन्हें एग्जम्पशन मिल जाता है DTAA का, जिसके तहत वो लायबल नहीं है, यानी इंडिया के अंदर वो टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है इस 1,35,00,000 पर। लेकिन एओ का यहां पर यह कहना था, एओ ने जो है एसएससी का जो कंटेंशन है वो यहां पर रिजेक्ट कर दिया। एओ का कहना है कि ये पूरा का पूरा 1.35 करोड़ जो है वो आपकी इनकम माना जाएगा, क्योंकि आपने जो है वो शेयर्स यानी जो भी यूनिट्स बेचे हैं म्यूचुअल फंड के वो बेचे हैं इन इंडिया में और इस वजह से ये इंडिया में ही टैक्सेबल किए जाएंगे। तो यहां पर एओ का कहना था ये 1,35,00,000 रुपए जो है वो टैक्स होगा इंडिया में, लेकिन एसएससी का कहना था क्योंकि वो रेसिडेंट है सिंगापुर की और आर्टिकल 13 यहां पर आ जाता है टैक्स ट्रीटी के तहत, DTAA का फायदा उन्हें मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, इस वजह से ये पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में। अब एसएससी आ जाता है यहां पर आईटीएटी मुंबई के अंदर अपील करने, क्योंकि यहां पर एओ ने उन पर डिमांड लगा दी है और इस अपील के अंदर आईटीएटी का क्या डिसीजन दिया गया है आइए ये समझते हैं। अब बात करते हैं आईटीएटी मुंबई ने यहां पर क्या फाइनल डिसीजन दिया है। तो आईटीएटी मुंबई के अंदर जब ये केस आया, एसएससी ने ये जब केस खोला तो यहां पर जो है एक दूसरा जो केस था जिसका रेफरेंस देते हुए इस केस का डिसीजन दिया गया है।
तो यहां पर आर्टिकल जो 13 है यह जानना जरूरी है। आर्टिकल 13 टैक्स ट्रीटी जो दिया गया है उसके अंदर क्या बातें कही गई है। अब इस आर्टिकल 13 के अंदर दो आर्टिकल निकल कर आते हैं। एक है आपका आर्टिकल 13 सब क्लोज 5 और दूसरा है आर्टिकल 13 सब क्लोज 4। सब क्लोज 5 क्या कहता है कि अगर आपने ट्रांसफर करी है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है जिससे आपको इनकम हुई है, और आप अगर रेसिडेंसी जो थी, जो दूसरा केस था उसके अंदर रेसिडेंसी थी यूएई की, तो इस केस में जो प्रॉपर्टी थी अदर देन शेयर्स, शेयर ट्रांसफर नहीं करें, कोई भी इसके अलावा शेयर्स के अलावा कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करी है, यानी इंडियन कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा कोई अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और आप रेसिडेंट है बाहर की कंट्री में, तो उस केस में इंडिया में टैक्स नहीं लगाया जा सकता, तो उस केस में उस कंट्री में ही टैक्स लगाया जाएगा। आर्टिकल 13(5) ये कहता है। आर्टिकल 13(4) क्या कहता है कि अगर यहां पर ट्रांसफर हुआ है शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, तो उस केस में यहां पर जो टैक्स्ड है, चाहे आपकी रेसिडेंसी जो है वो यूएई यानी बाहर की कंट्री में भी क्यों ना है, टैक्स ट्रीटी भी क्यों ना है, तो उस केस में इन इंडिया के अंदर ही टैक्स्ड किया जाएगा। तो यहां पर इंडिया में टैक्स किया जाएगा अगर आपने शेयर ट्रांसफर करे हैं, भले ही आप एनआरआई क्यों ना है, आपको डीटीए डबल ए का फायदा भी क्यों ना मिल रहा हो, तो भी यहां पर शेयर्स को जो है वो इंडिया के अंदर टैक्स किया जाएगा अगर कोई एनआरआई यहां पर ट्रांसफर करता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि यहां पर शेयर्स की बात करी गई है और यहां पर प्रॉपर्टी की बात करी गई है। तो अब यहां पर जो एसईसी का केस था जिसके अंदर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो बेचे गए थे, जो डेप्थ ओरिएंटेड थे और इक्विटी ओरिएंटेड थे, यहां पर शेयर्स नहीं थे। तो यहां पर सवाल यह आ जाता है, क्या ये जो शेयर्स हैं ये यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड कवर करता है, या फिर ये जो प्रॉपर्टी है यहां पर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो है वो कवर करता है। अब सवाल ये आता है, तो यहां पर जो है वो शेयर्स क्या है जिसके बारे में टैक्स ट्रीटी के अंदर तो नहीं कहा गया है, जो टैक्स ट्रीटी है उसके अंदर नहीं बताया गया है, तो उस केस में जो इंडिया के अंदर लॉ है उसके हिसाब से ये शेयर्स क्या है, क्या ये शेयर्स जो है वो कवर करते हैं यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर ये कवर करेंगे तो उस केस में आर्टिकल 13 सब क्लोज 4 एप्लीकेबल होगा और टैक्स जो है वो इंडिया में लगाया जाएगा। अगर ये नहीं कवर करते हैं तो उस केस में आर्टिकल 13(5) जो है वो कवर करेगा और यहां पर इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। तो आइए ये समझते हैं, ये जो शेयर है क्या ये कवर करता है यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एज पर इंडियन लॉ के हिसाब से, क्योंकि टैक्स ट्रीटी के अंदर कुछ भी यहां पर शेयर के बारे में नहीं कहा गया है, जिस वजह से यहां पर हमें इंडियन लॉ देखना होगा। अब इंडियन लॉ क्या कहता है आइए ये समझते हैं। तो यहां पर ये हम इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, इसको कर देते हैं गायब। तो आ जाते हैं यहां पर, आप देख सकते हैं कि शेयर्स जो है क्या ये यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा, क्या आर्टिकल 13(5) के अंदर आएगा या आर्टिकल 13(4) के अंदर आएगा। आइए इसको एनालिसिस करते हैं। तो हमें देखना है इंडियन लॉ के हिसाब से शेयर यहां पर क्या है। तो एक सेक्शन दिया गया सेक्शन 284 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर बताया गया है जो शेयर है वो है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। तो शेयर को शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी माना गया, इंक्लूडिंग जो है आपका स्टॉक। इसके अलावा यह भी बताया गया है जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेटेड की जाती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, या फिर जो कंपनी पुराने एक्ट है 1956 के तहत, तो जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है वो कंपनी मानी जाती है। लेकिन अगर बात करें म्यूचुअल फंड की, तो जो भी अगर म्यूचुअल फंड है वो यहां पर ट्रस्ट होते हैं ना कि कंपनी। तो म्यूचुअल फंड को ट्रस्ट माना जाता है, कंपनी नहीं माना जाता। एज पर सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो यहां पर उन्हें ट्रस्ट 1995 के तहत ट्रस्ट माना गया है, कंपनी नहीं माना गया। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर जो भी यूनिट्स यहां पर इश्यू हो रहे हैं इंडियन म्यूचुअल फंड द्वारा, उसे शेयर्स जो है एज पर कंपनीज के हिसाब से नहीं माना जा सकता, नॉट एज अ शेयर, शेयर नहीं माना जाएगा एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। तो यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई कि जो शेयर्स है वो शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी है और कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट होती है एज पर द कंपनीज एक्ट के हिसाब से, और जो म्यूचुअल फंड है वो ट्रस्ट होती है, वो कभी भी कंपनी नहीं होती है। इस वजह से जो भी यूनिट्स इश्यू हो रहे हैं म्यूचुअल फंड द्वारा वो यहां पर शेयर नहीं माने जा सकते। अब इसमें एक और चीज कही गई है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से
जो रेगुलेशन दिया गया है 1956 के हिसाब से, यहां पर सिक्योरिटीज बताई गई है कि सिक्योरिटीज क्या क्या है। तो इसमें डेफिनेशन में सिक्योरिटीज में यहां पर आपका शेयर्स आ जाता है, यहां पर आपका स्टॉक आ जाता है, स्क्रिप्ट आ जाती है, बॉन्ड आ जाता है, डिबेंचर आ जाता है, डिबेंचर स्टॉक भी यहां पर आ जाता है, और इसी के साथ साथ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी आ जाता है। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो सिक्योरिटीज है, यहां पर दो तरह की सिक्योरिटीज है, एक तो शेयर्स है और एक ये म्यूचुअल फंड है। तो टू सेपरेट यहां पर सिक्योरिटीज दी गई है, टू टाइप्स ऑफ सेपरेट सिक्योरिटी दी गई है, यानी यहां पर जो यूनिट्स है उन्हें शेयर्स नहीं माना जा सकता। एज पर इंडियन लॉ के हिसाब से ही हम बात कर रहे हैं कि जो यूनिट्स है वो शेयर्स नहीं माने जा सकते। तो ये तो यहां पर क्लियर हो गया कि यहां पर जो यूनिट्स है ऑफ म्यूचुअल फंड उसे शेयर नहीं माना जाएगा, और अगर शेयर नहीं माना जाएगा तो उस केस में हमने आपको बताया था आर्टिकल 14 के अंदर शेयर्स की बात करी थी, तो वो शेयर्स नहीं है, यानी वो प्रॉपर्टी है। तो यहां पर आप पे लागू होता है आर्टिकल 13(5). तो आर्टिकल 13(5) के हिसाब से जो भी आपको गेन हुआ है म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर, चाहे वो डेब्ट म्यूचुअल फंड हो या फिर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, पूरा का पूरा 1,35,00,000 रुपए जो है वो पूरा का पूरा डिडक्शनेबल अलाउ किया जाएगा। यहां पर DTAA का फायदा आपको मिलेगा। तो यहां पर जो भी एसएससी है, जो सिंगापुर का रेसिडेंसी है, तो वहां पर DTAA का फायदा मिलेगा और आर्टिकल 13(5) यहां पर लागू किया जाएगा। तो यहां पर जो भी ITAT का जो फाइनल डिसीजन था, जो भी यूनिट्स बेचे थे म्यूचुअल फंड के 1.35 करोड़ के, यानी 1,35,66,370 के जो यूनिट्स बेचे थे, डेप्थ प्लस आपके इक्विटी, ये पूरे के पूरे टैक्स फ्री होंगे। इस पर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा इन इंडिया के अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि ये शेयर्स नहीं माने गए हैं और प्रॉपर्टी मानी गई है। और आर्टिकल 13(5) के हिसाब से जो भी प्रॉपर्टी है वो टैक्स जो है वो बाहर की कंट्री में होगा, यानी सिंगापुर में ये जो म्यूचुअल फंड है वहां पर टैक्स किया जाएगा, लेकिन इंडिया में इसके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो यहां पर एसएससी की जो अपील थी वो अलाउेबल करी गई। जो एडिशन किया था एओ ने वो यहां पर खारिज कर दिया गया। पूरा का पूरा 1,35,00,000 रुपए जो है वो यहां पर टैक्स फ्री कर दिए गए हैं। तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट एनआरआई के फेवर में दिया गया है। एनआरआई को म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचने पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अगर वो डेप्थ ओरिएंटेड फंड है या इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो उस केस में अगर वहां पर ट्रीटी होना जरूरी है, टैक्स ट्रीटी होना जरूरी है। अगर इंडिया की जो कंट्री है उसकी दूसरी जो कंट्री होगी, जैसे सिंगापुर कंट्री थी, तो उन दोनों के बीच में टैक्स ट्रीटी है, तो इस वजह से DTAA का फायदा मिल गया। अगर टैक्स ट्रीटी नहीं है तब यहां पर DTAA का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स ट्रीटी होनी चाहिए और यहां पर सिंगापुर की टैक्स ट्रीटी थी, इस वजह से यहां पर बेनिफिट मिल गया है।